ठीक है, क्या देखा था लास्ट लेक्चर में हमने? हमने लास्ट लेक्चर में रिजर्वेशन तक देख लिया था, है ना? मतलब हमने ये समझ लिया था कि भाई 3 टियर स्ट्रक्चर है, 3 टियर स्ट्रक्चर है, ये चीज समझ लिया था। इसमें हमने स्ट्रक्चर तो देख लिया था, कॉम्पोजिशन देख लिया था कि काहे काहे से मिल करके कौन कौन उसके मेंबर होते हैं, उसमें क्या क्या रिजर्वेशन, क्या क्या उसमें रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, ये सब हमने ऑलरेडी देख लिया था। ठीक, स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, रिजर्वेशन, ये देख लिया था ना। अब उन 3 स्ट्रक्चर को एक बार समझते हैं और उनकी फंक्शनिंग भी समझना है अपन को। ठीक ठीक, उनका फंक्शनिंग और उनसे रिलेटेड कुछ थोड़ा सा 2-4 पॉइंट और हमको क्लियर करना पड़ेगा अभी आगे बढ़ने से पहले। तो हमने क्या देखा कि भाई 3 टियर स्ट्रक्चर होता है, 3 टियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब समझते हैं कि भाई ये सबसे नीचे है ना विलेज लेवल, ये विलेज लेवल पे है, ये ब्लॉक लेवल पर है। ठीक, और ये था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक, अब इन चीज़ों को अच्छे से समझते हैं अपन। सबसे पहले उठाते हैं विलेज लेवल पर कैसे काम करता है। ठीक, तो अब आप आपको हेडिंग क्या डालनी है? पंचायती राज सिस्टम जो है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहाँ पर? एट विलेज लेवल। ठीक, विलेज लेवल पर ये कैसे काम करता है ये समझना है। ठीक, अब देखो, अगर मैं बात करूं विलेज लेवल पर तो इसमें ये क्या क्या इंक्लूड करता है? इंक्लूड्स, अभी हमने देखा था कि भाई एक था क्या, ग्राम सभा, है ना, इसमें एक ग्राम सभा होता है। और मेन एक और हमने देखा था कि भाई ग्राम पंचायत होता था। ये अरेंजमेंट है, ठीक है ना, ये नीचे लेवल पर कैसे अरेंजमेंट है। और कहीं कहीं देखो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट फिर भी कहीं कहीं आप हमको एक और चीज दिखती है जिसको बोलते हैं न्याय पंचायत। ठीक, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, और तीसरा है न्याय पंचायत। ये हर जगह नहीं मिलता है, ये हर जगह नहीं मिलता है, ठीक है ना, न्याय पंचायत स्टेट टू स्टेट। बाकी कुछ कुछ जगह पे हमको ऐसा अरेंजमेंट मिल जाता है। एक न्याय पंचायत है और एक खाप पंचायत है, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है ना। खाप पंचायत ये इलीगल है, समझ में आ गया, ये कोई कानून इसको मान्यता नहीं देता है। ठीक है, देखेंगे क्या है आगे जब और आगे बढ़ेंगे। पहले तो अभी यही समझ ले हम, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, फिर आगे का बढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं? ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि भाई एक ग्राम सभा है, अच्छे से समझ लो, इनका फंक्शनिंग समझ लो और इनका स्ट्रक्चर समझ लो। ठीक है, ग्राम सभा, ग्राम सभा, एक चीज याद रखना, पूरे इंडिया में, याद करो हमने क्या डिस्कस किया था, 2 तरीके की डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया में हम जो फॉलो करते हैं लोकसभा लेवल पर और ये फिर विधानसभा लेवल पर, ये सब क्या है, समझ में? हम जो हमारा जो अरेंजमेंट है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का नहीं है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में याद करो क्या क्या चीजें होती है, प्लेबिसाइट, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, रिकॉल, समझ में आ गया? तो याद आया, रिकॉल हमने पढ़ा था कि भाई मान लो किसी रिप्रेजेंटेटिव को हमने चुना है, अब उसको हम वापस से रिकॉल कर सकते थे, समझ में आ गया, वापस से उसको वहां से हटा सकते हैं। इनिशिएटिव मतलब क्या होता है, हम खुद से ही कोई बिल प्लानिंग में पार्टिसिपेट करें, कोई जैसे कि मान लो कोई बिल आने वाला है, वो हम खुद ही तैयार करें, लोग ही तैयार करने लगे, उसको बोलेंगे भाई इनिशिएट कर रहे हो आप खुद। बाकी ऐसा होता है क्या? पार्लियामेंट लेवल पर नहीं होगा, विधानसभा लेवल पर नहीं होता, बट यहाँ पर देखो ग्राम सभा के थ्रू हम ये सब चीजें करते हैं। इसीलिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई पूरे इंडिया में सिर्फ एक मात्र कोई टूल है जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का है, तो वो है ग्राम सभा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, ओनली इंस्टीट्यूशन ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया, और ये भी हर स्टेट में नहीं है, बताया था ना, कहाँ कहाँ है। मध्य प्रदेश पहला एकमात्र यूज किया गया था, वो भी अनूपपुर जिले में है। ठीक है, पहली बार इंडिया में यूज हुआ था। ठीक है, ओनली इंस्टीट्यूशन ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया, समझ में आ गया?
अब इसमें होते कौन है, मेंबर्स कौन होते हैं इसके, ये तो हमने देखा था ना, कोई भी उस विलेज लेवल पर जो भी 18+ होंगे और रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर इलेक्टोरल लिस्ट, तो वो सब उसके ऑटोमेटिक मेंबर हो जाते हैं। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, ये कौन सी बॉडी है, ये एक जनरल बॉडी है, ये इंप्लीमेंट नहीं करती है, ये प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट नहीं करती, बट प्रोजेक्ट को देखती है कि सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं। इंप्लीमेंट करने का काम किसका था, ग्राम पंचायत का। ये कौन है, ये जनरल बॉडी है, समझा गया, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, ये जनरल बॉडी। ठीक है, ये क्या करती है जनरल बॉडी, इसका काम क्या है, देखो इसका एक काम है कि भाई ये हियर करती है भाई कि हमारे देश में, मतलब देश बोल रहा हूँ, हमारे एरिया में क्या बजट आने वाला है, कितना पैसा खर्च होने वाला है, उसका ऑडिट करना कि भाई ढंग से कोई चीजें खर्चा हुई है कि नहीं, समझा रहा है। जो भी रिपोर्ट होती है, पंचायत जो भी काम करती है उस गांव में, वो सारी रिपोर्ट रखती है यहाँ पर ग्राम सभा के पास कि भाई हमने ये काम किया है, आप देख लो, समझा गया। तो ये सब काम होता है किसका, ग्राम सभा का। तो पहला हियर्स एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, जो भी पैसा आपने खर्च किया है उसका लेखा जोखा इसके पास रखना पड़ता है। ठीक है ना, एनुअल स्टेटमेंट मतलब पता है आपको, बजट, उस समय का जो भी पूरे साल में आपने खर्च किया है उसका अकाउंट यहाँ पे रखो, ये उस पर चर्चा करते हैं कि भाई सही तरीके से पैसा खर्च किया गया है कि नहीं, कहीं मिसमैच तो नहीं हुआ है। दूसरा, ऑडिट करना, ऑडिट करना कैसे, सोशल ऑडिट, याद आया, सोशल ऑडिट करना, सेपरेट लेक्चर इस पर आएगा सोशल ऑडिट पर। ठीक, पर सोशल ऑडिट का मतलब अभी समझ लो कि भाई जो भी काम आपने किया है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट पंचायत रखती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑफ पंचायत, पंचायत कौन सी, ग्राम पंचायत, क्योंकि काम किसको करना है, ग्राम पंचायत को, इंप्लीमेंट किसको करना है, ग्राम पंचायत को। काम करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करेगी, इस रिपोर्ट को यहाँ पे रखना पड़ेगा, कहाँ पर, ग्राम सभा के सामने, वो इसका ऑडिट करती है। एक तो काम का ऑडिट कर रही है यहाँ पर, और यहाँ पर पैसे का ऑडिट कर रही थी ना, यहाँ पर काम का ऑडिट कर रही है। देखो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि वर्क का भी ऑडिट करती है और फाइनेंस का भी ऑडिट करती है कि पैसा ढंग से खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है। झूठ तो नहीं बोल रहे थे, 500 करोड़ एलोकेट हुआ है, 100 ही करोड़ तो खर्च की हो, बाकी के 400 करोड़ कहाँ गए, ये सब काम देखना किसका है। कर कुछ नहीं लेगी ये, समझा गया, जो भी एक्शन होंगे लीगल एक्शन सरकार लेगी, बट ये कर सकते हैं ना कि भाई गांव के लोग हैं, अब वो जो भी सरपंच होगा या फिर वो भी जो भी पंच होगा वो दोबारा नहीं चुन के आ सकते, बस इतना ही हो सकता है, समझा गया। नेक्स्ट, इसका काम क्या था, ये रिकमेंड करती थी, रिकमेंड करती थी काहे के लिए, इसका काम होता है रिकमेंडेशन का कि भाई हमारे गांव में क्या क्या प्रोजेक्ट चाहिए, क्या क्या डेवलपमेंट चाहिए, समझा रहे भाई, मैं इस गांव में रहता हूँ, मेरे गांव में ये जरूरत है, और वो कौन जानेगा, 18+ एडल्ट लोग ही तो जानेंगे कि भाई क्या जरूरत है हमारे गाँव में, समझा गया। और वो कौन होते हैं, वो सारी तो ग्राम सभा के मेंबर है। तो ये रिकमेंड करती है, क्या रिकमेंड करती है, न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, कि भाई ये प्रोजेक्ट्स आने चाहिए, समझा गया। और ये प्रोजेक्ट्स कौन लेता है, किसके, कौन करेगा इसमें काम, कौन करता है इसमें, भाई पंचायत करेगी, टू बी अंडरटेकन बाय विलेज पंचायत, समझ में आ रहा है बात। नेक्स्ट, एक और काम होता है इसका कि भाई अब बताओ, मान लो सरकार ने कोई स्कीम चालू की, मान लो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, खाना बांटने वाला स्कीम है, समझ में आ गया, और मान लो फ्री में एलपीजी सब ये सब का कनेक्शन वगैरह दिलाना है, तो भाई ऐसे में तो हर कोई बोलेगा कि मेरे को चाहिए, मेरे को भी चाहिए, सबको फ्री में चाहिए। लेकिन भाई सबसे वल्नरेबल सेक्शन उस गांव में कौन कौन है ये कौन जानेगा, वो गांव के लोग ही तो जानेंगे, समझ में आ गया कि भाई बेनिफिशियरी कौन होगा इसका, उसका आइडेंटिफिकेशन करने का काम भी किसका होता है, ग्राम सभा का। इसीलिए कभी भी मान लो कोई मीटिंग वगैरह बैठती है, तो भाई मान लो कि भाई पीडीएस में ये ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स बांटना है, तो अब वो फूड ग्रेन्स किसको ट्रूली, मतलब कौन डिजर्विंग है, उसको किसको जाना चाहिए, वो ये सब काम कौन देखेगा, वो देखेगी ग्राम सभा, वो बताएगी किसको, पंचायत को, फिर पंचायत उनको एलोकेट करके देगी, समझा गया। इससे क्या रहेगा कि भी कोई भी व्यक्ति छूटेगा नहीं ना, कोई भी लोग वहां के जो भी, मान लो कि अभी भाई अगर ये आइडेंटिफाई नहीं करती, यहाँ पे चर्चा नहीं होता, तो फिर अपने वो नेपोटिज्म चलता और वहां पे अपने में पूरा सप्लाई हो जाता। लेकिन ग्राम सभा में सब इंक्लूडेड है, तो भाई ऐसा थोड़ा सा नेपोटिज्म यहाँ पर चलेगा नहीं, चलेगा नहीं, तो भी सबको बेनिफिशियरी जो भी होंगे आइडेंटिफाई करके उनको दिया जा सकता है। तो नेक्स्ट,
helps in identifying poor and needy peoples of the village. किसके लिए? और जो भी इकोनॉमिक असिस्टेंट मिल रहा है, इकोनॉमिक असिस्टेंस, समझ में आ रहा है? जो भी इकोनॉमिक असिस्टेंस मिलने वाला है वो सारा का आइडेंटिफाई करना कि भाई किसको ये सारी चीजें मिलनी चाहिए, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि भाई ग्राम सभा का ये थोड़ा सा रोल है, ये सब अब दिमाग में रखना। समझ में आ रहा है ना क्यों बोल रहे हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? ये देखो कंट्रोल कर रही है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा कभी देखे हो आप? क्या कंट्रोल कर सकते हो विधानसभा में क्या पैसा खर्च हो रहा है? नहीं कर सकते। आप पार्लियामेंट के द्वारा क्या पैसा सैंक्शन हो रहा है कुछ चेक कर सकते हो? नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर सीधा सीधा आप चेक करते हो। इसीलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एकमात्र एग्जाम्पल है ये पूरे इंडिया में। आपसे सीधा पूछेगा ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया में एक टूल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, तो वो है सिर्फ और सिर्फ ग्राम सभा। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्या? देखो रिकॉल का हमने देखा था ना कि भाई रिकॉल करने से पहले गांव के लोग एक प्रपोजल रखते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास, फिर उसको एक्सेप्ट करती है इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो वही ग्राम सभा के लोग ही तो वोट डालते हैं फिर कि भाई हम चाहते हैं कि भाई ये व्यक्ति हट जाए इस पोजीशन से। और फिर देखा था कि भाई 50% वोट अगर पड़ गए फेवर में तो उस व्यक्ति को हटा दिया जाता है। याद करो वो वाले लेक्चर जब हमने वहां पे रिकॉल पढ़ा था, याद आ गया सबको? याद आया कि भाई उसमें देखना एक बार हमने उसमें, हाँ उसमें यस मिनिमम हाफ टेन्योर तो खत्म करना पड़ेगा। यस यस, सारी चीजें याद है, बस एक बार रिवाइज करोगे समझ में आ जाएगा। ये रिकॉल का कंसेप्ट हमने ऑलरेडी एक बार देख लिया है, इलेक्शन वाला चैप्टर जाकर के देखना, उसमें हमने पढ़ा था। तभी तो हम इसको भाई समझ में आ गया ना क्यों बोल रहे हैं इसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी का टूल। आप समझ में आया आपको? वहां पे पढ़ा था, अभी उसको इम्प्लीमेंट करो, कनेक्ट करो उस चीज से। ठीक, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं कि भाई 3 टीयर है, ये था। इसके अंदर का एक हमने देख लिया कि ग्राम सभा कैसे काम करती थी, ये तो देख लिया। अब इसके ऊपर जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो कौन सी है? ग्राम पंचायत। अब आते हैं ग्राम पंचायत पर। ग्राम पंचायत, ठीक है। अब ये ग्राम पंचायत है, ये अब बताओ उसमें ग्राम सभा में का मेंबर बनने के लिए आपको इलेक्शन लड़ना पड़ता है क्या कि बस 18 साल के प्लस हो गए और रजिस्टर्ड हो गए तो आप मेंबर बन जाओगे? उसमें तो 18 प्लस हो और रजिस्टर्ड हो तो आप मेंबर बन गए। लेकिन ग्राम पंचायत का मेंबर बनने के लिए देखो इसमें मेंबर्स कैसे आते हैं? इलेक्ट होकर के आते हैं। मेंबर्स कैसे इलेक्टेड होते हैं? ठीक, इन्हीं के पास तो ये होती है पावर, इसके पास होती है, ये पावर एक्सरसाइज करती है, पावर एक्सरसाइजिंग बॉडी है। समझ में आ गया? जो भी काम होगा गांव में ग्राम सभा तो सिर्फ देखेगी कि काम हो रहा है कि नहीं, वो काम करेगा कौन? वो करेगी यही। इसीलिए ये क्या हो गई? एग्जीक्यूटिव हो गई, एग्जीक्यूटिव बॉडी। मतलब क्या होगा? ये क्या करेगी? प्लान्स को और प्रोजेक्ट्स को क्या करेगी? इम्प्लीमेंट करेगी उसी गांव में जिस गांव की ये पंचायत है। समझ में आ गया? उसको इम्प्लीमेंट करती है। ठीक, अब एक बात बताओ, ये जो अब इसमें कितने मेंबर होंगे? मेंबर होंगे मतलब भाई एक गांव है, एक गांव में मान लो कि इतनी सीट है, तो ये कितने होगी सीट, कितनी होगी ये कैसे डिटरमाइन होगा? फिक्स है क्या? ये याद रखना कि नॉट फिक्स, ये तो वेरी करेगी भाई पॉपुलेशन के आधार पर, है ना? ये वेरीज अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन कि भाई किसी गांव में ज्यादा पॉपुलेशन है तो सीट ज्यादा होगी। समझा क्या? इसीलिए इसको क्या बोल रहा है? पॉपुलेशन। मतलब ये वेरी होता है कैसे? पंचायत टू पंचायत, पंचायत टू पंचायत। एक पंचायत में भाई कम सीट होगी, एक पंचायत में ज्यादा सीट होगी। समझ में गया? ग्राम पंचायत में एक गांव है, उसमें भाई बड़ा गांव है तो ज्यादा पंच होंगे और एक सरपंच होगा, और एक छोटा सा गांव है तो एक सरपंच है, 2-3 पंच हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? अब ये याद रखो, ये हमने क्या देखा कि भाई ये गांव है मान लो, देखो उसमें होता क्या है, गांव को डिवाइड कर देते हैं,
ये होते हैं वार्ड, ठीक है, ये हो गया वार्ड। अब हर वार्ड से एक व्यक्ति चुना जाएगा, ठीक है, यहां से एक व्यक्ति आया, यहां से एक आया, इसको हम क्या बोलेंगे, जहां से चुना जा रहा है इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। और हर व्यक्ति, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितने लोग आ रहे हैं, एक ही आ रहा है ना, तो इसको सिंगल मेंबरशिप कॉन्स्टिट्यूएंसी। याद आया, लोकसभा में भी यही होता है, सिंगल मेंबरशिप कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक ही व्यक्ति चुना जाएगा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से। समझ में आ रहा है, तो सिंगल मेंबरशिप कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई है। समझ में आ गया ना, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है, भाई एक है, एक जगह से एक ही व्यक्ति चुना जाएगा। समझ में आ गया, ये सब कौन होते हैं, पंच होते हैं, ठीक है। फिर इन पूरे एरिया के लिए एक हेड होगा इनका, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सरपंच, चेयरपर्सन, ठीक, क्लियर है। इसमें मेंबर कैसे आ गए, सब इलेक्ट होकर के आ रहे हैं, कैसे, डायरेक्ट इलेक्टेड। ये इलेक्ट कैसे होते हैं, डायरेक्टली, कल देखा था ना, मेंबरशिप लेवल पर ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। अब एक बात बताओ, क्या इसमें रिजर्वेशन होता है, हाँ, रिजर्वेशन तो हमने देखा था कि भी हर एक लेवल पर रिजर्वेशन क्राइटेरिया अप्लाई होता है, ठीक है ना, ये तो ऑलरेडी कल डिस्कस कर लिया है, इसलिए अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, जो अगर नहीं समझ में आएगा तो कल का देख लेना, कल जो भी पढ़ा था, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब इसमें मान लो कि भाई ये देखो, एक पंच, दो पंच, 3 4 5 6 7 8 9 10 पंच हो गए। इसमें एक कमेटी बन गई, एक ये कमेटी बन गई जिसमें एक चेयरपर्सन है, ऐसा समझो, यहां पर समझो, ये कमेटी बन गई, इस कमेटी में एक चेयरपर्सन है और एक 10 मेंबर्स हैं। अब सोचो, एक गांव में बहुत सारे काम होंगे ना, तो ये लोग आपस में क्या बना लेते हैं, आपस में अलग अलग काम करने के लिए सब कमिटीज बना लेते हैं। समझ में आ गया कि भाई पानी वाला काम ये वाली कमेटी देखेगी, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में देखा था ना, डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज होती हैं, वर्कलोड कम करने के लिए अपनी एक कमेटी बना ली और काम करने लगते हैं, है ना, कि भाई वाटर सैनिटेशन का काम ये वाली कमेटी देखेगी, ये वाला काम ये है, रोड कंस्ट्रक्शन का काम ये वाली कमेटी को दे दिया गया, तो ऐसे करके वो अपनी क्या कर लेती है, कमेटी बना लेती है। समझ में आ गया ग्राम पंचायत का काम। अब बताओ, एक चीज बताओ मेरे को कि भाई ये 3 स्ट्रक्चर है, 3 टियर स्ट्रक्चर का सबसे बॉटम है कि सबसे टॉप है, ये टॉप होती है जिला परिषद, है ना, ये सबसे बॉटम में है, मतलब ये क्या है, सबसे नीचे है ना, लोवेस्ट इंस्टीट्यूशन है ये, लोवेस्ट इंस्टीट्यूशन कहां पर, किस चीज का, ऑफ पंचायती राज सिस्टम का। समझ में आ गया, पंचायती राज सिस्टम का ये लोवेस्ट इंस्टीट्यूशन है, क्लियर है ये बात, आगे बढ़े। ठीक है, मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं, बस अगर कोई स्लाइड अगर मिस हो गई होगी तो बता देना, मैं यहां से दोबारा दिखा दूंगा आपको। ये पहली स्लाइड थी, ये दूसरी स्लाइड है, ठीक है, और ये अभी तीसरी स्लाइड है। समझ में आ गया। अब देखो, अब हम कर रहे हैं क्या, अभी एक और बच गया, क्या, न्याय पंचायत। ये सब अभी विलेज लेवल पर ही देख रहे हैं भाई, समझ में आ रहा है ना, ये विलेज लेवल पर ही बात कर रहे हैं, अभी जिला पे बढ़ ही नहीं रहे हैं और पंचायत समिति पे भी नहीं आए, धीरे धीरे करके आ रहे हैं। पहले एक एक करके एक एक चीज समझ में, ये सब लक्ष्मीकांत में नहीं दिया है, अच्छे से बना लेना, समझ लेना, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी, सोचोगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन इजी आएंगे, इजी टॉपिक है बट क्वेश्चन इसमें से बहुत ट्रिकी आएंगे, ठीक है। अब ये क्या होते हैं भाई, न्याय पंचायत है, न्याय पंचायत का मतलब क्या हो गया, न्याय पंचायत में मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई ये जुडिशियल पंचायत होंगी ना, ये क्या है, दे आर जुडिशियल पंचायत, ठीक, जुडिशियल पंचायत है ये, जुडिशियल पंचायत है, मतलब क्या होता है, किस लिए बनाई गई है, टू सेटल लोकल डिस्प्यूट्स, है ना, लोकल डिस्प्यूट्स के लिए है ये, ठीक। अब देखो, किस लिए बनाई जाती है, सेटअप क्यों की जाती है भाई, एक तो जल्दी से कोई भी चीज का निपटारा हो जाए, मतलब स्पीडी जस्टिस, समझ में आ गया। और दूसरा, सोचो अगर लोकल लेवल पर ही अगर हम सब कुछ सेटल कर लेंगे तो इधर उधर भागा दौड़ी नहीं होगी, भागा दौड़ी नहीं होगी तो पैसा ज्यादा वेस्ट नहीं होगा लोगों का, और इन एक्सपेंसिव जस्टिस के लिए, समझ में आ गया, इसी को बोल रहे हैं हम इन एक्सपेंसिव जस्टिस, इस पर्पस के लिए भी, इस पर्पस के लिए भी, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, इसका जुरिडिक्शन कौन से मामले को ये देखेगी,
अगर इसकी बात करें हम, तो भाई इसका कुछ फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है कि स्टेट उसको कौन सी पावर दे रही, तो ये वेरीज स्टेट टू स्टेट, समझ में आ गया। और एज डिटरमाइंड बाय स्टेट लॉ, स्टेट कोई लॉ बना करके अगर उनको पावर दे रही है तो ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर। अब ये देखो नेक्स्ट पॉइंट, इसका जुरिस्डिक्शन देख लिया। अब ये सेटअप जो होती है, ये ऐसा नहीं कि हर गांव के लिए होती है। ये देखो 5 और मोर विलेजेस होंगे, समझ में क्या, मान लो कि जितना सूटेबल लग रहा है स्टेट को, उनके लिए एक वन न्याय पंचायत बना दिया, समझ में क्या। ये वो देखो ग्राम पंचायत ग्राम सभा हर गांव के लिए होती है, बट यहाँ पर जो ये न्याय पंचायत है अगर एग्जिस्ट होती है कहीं पर, तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट देखने को मिलता है, कुछ गांव ले लेते हैं उनके लिए एक न्याय पंचायत बना दिया, ठीक है। ठीक, ग्रुप ऑफ विलेजेस, ये क्या है, ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक। अब इनकी बात करें अगर हम टेन्योर की, तो इनका टेन्योर कितना है, इनका टेन्योर भी कुछ फिक्स नहीं है, ये भी वेरी करता है, कहीं पर 3 इयर्स देखने को मिल रहा है, कहीं पे 5 इयर्स देखने को मिल रहा है, फिक्स तो नहीं है, हाँ इतना दिमाग में रखना। तो टेन्योर कैसे होता फिर, ये कैसे, ये भी डिटरमाइंड बाय लॉ, एज डिटरमाइंड बाय स्टेट लॉ, समझा कि भाई स्टेट लॉ बना करके जैसी पावर दे दे, जैसा चीज कर दे वही होगा। एक चीज याद रखना कि भाई न्याय पंचायत में मान लो आपका कोई मामला है, तो क्या वकील ले जाना पड़ता है आपको, तो याद रखो वकील ले जाना नहीं पड़ता, जो भी डिस्प्यूटेड पार्टीज है वो अपना खुद से ही अपना अपना पक्ष रखती है, और वहां पर जो भी व्यक्ति बैठा रहता है, अब वो जज भी हो सकता है, रिटायर्ड जज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कौन होगा वो तो बता दिया ना कि डिटरमाइंड बाय स्टेट लॉ, स्टेट लॉ में जैसा इस अरेंजमेंट को बनाएगा उसके हिसाब से काम करेगा। बट हाँ एक चीज रहती है कि भाई यहाँ पर लॉयर्स नहीं होते, देयर आर नो लॉयर्स, ठीक है ना, ठीक है ना, टू प्लीड केसेस, केसेस आपको लड़ने के लिए भाई लॉयर्स नहीं होते, तो फिर क्या होता है भाई, जो भी पार्टीज होती है ना वो खुद से ही अपना डिसाइड करती है, पार्टीज आर्ग्यू खुद से करती हैं, अपना अपना पक्ष रखती हैं, देयर ओन केसेस, क्लियर है ये बात, हो गया। न्याय पंचायत में इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक, आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो पंचायत समिति, ठीक, अब देखो पंचायत समिति में क्या, ये कौन सा है, ये अभी देखा था ना कि भाई टॉप लेवल पर एक होता है, एक बॉटम लेवल पर, एक नीचे, नीचे कौन सा था, विलेज पंचायत, ये कौन सा है, ये पंचायत समिति है, मतलब ये मिडिल टीयर पे होगा कि टॉप पे होगा कि बॉटम में होगा, ये मिडिल टीयर है ना, मिडिल टीयर है ये ऑफ किसका, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का। अब बताओ मेरे को कि भाई एक तरफ कौन है, जिला परिषद, ठीक है, एक तरफ कौन है, पंचायत समिति, और एक तरफ कौन है, विलेज पंचायत। तो भाई मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये लिंक की तरह काम कर रहा है, हाँ ये एक लिंक की तरह काम करता है, जो कि क्या करता है, जिला परिषद को और इनको कनेक्ट करता है, समझ में आ गया, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, ये विलेज लेवल पर है, इन दोनों को आपस में जो कनेक्ट करता है वो कौन सा लेवल होता है, वो होता है ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल पर क्या है, पंचायत समिति है हमारी, तो इन दोनों को क्या करती है, लिंक की तरह काम करती है, ये याद रखना। अब इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितने लोग होते हैं इसके अंदर, स्ट्रेंथ तो ये भी फिक्स नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई ये वही बात है कि कितने गांव हैं उस ब्लॉक के अंदर, कितनी पॉपुलेशन है उसके आधार पर होगा ना, तो ये भी वेरी करती है, ठीक है ना, कुछ फिक्स नहीं है ये, क्यों, क्योंकि डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन, उस गांव की कितनी पॉपुलेशन है भाई उसके हिसाब से तो डिपेंड करेगा ना ये, ठीक है। एक चीज और देखा था भाई, इसमें तीन तरीके के लोग होंगे, एक मेंबर्स होते थे, मेंबर्स जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, देखा था ना, याद करो वो पिरामिड, और एक होते थे
एक्स ऑफिसियो मेंबर्स, एक्स ऑफिसियो मेंबर्स, और एक होता था कौन, उसका चेयरपर्सन। और ये क्या है हमारी, ये है पंचायत समिति, इन तीनों लोग से मिलकर के बन रही है। ठीक है, ठीक है, ये पंचायत समिति बन गई हमारी तीनों लोगों से मिलकर के। लेकिन एक बात अभी यहाँ पे ध्यान रख, ठीक है, ये 2 लेवल है। ये लेते हैं हम पंचायत समिति, इसके अंदर होते हैं क्या, इनके अंदर होते हैं विलेज पंचायत, विलेज पंचायत। अब बताओ ये क्या है, ये ब्लॉक लेवल है ना, ये ब्लॉक लेवल है। अब देखो ये था ब्लॉक लेवल पर, और ये वाला कौन सा था, ये वाला, ये विलेज लेवल पर था। ठीक, ये विलेज लेवल पर, ये ब्लॉक लेवल पर। अब इस ब्लॉक के अंदर क्या एक ही विलेज होंगे कि बहुत सारे विलेज होंगे, ऐसे बहुत सारे अरेंजमेंट होंगे ना। और सबका एक मुखिया होगा जिसको सरपंच बोलेंगे, यहाँ भी सरपंच होगा, इसका भी सरपंच, इसका भी सरपंच, इसका भी सरपंच, इसका भी सरपंच, इसका भी सरपंच। तो क्या मैं अब ये मैं यहाँ पे क्या लिख दे, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन बन जाएंगे, एक्स ऑफिसियो मेंबर बन गए ना इसके। अब भाई ऐसे में तो मान लो कि भी एक विलेज, एक पंचायत समिति एक ब्लॉक के अंदर मान लो 100 गांव है, तो फिर तो ये बहुत बड़ा अरेंजमेंट हो जाएगा ना भाई, 100 सरपंच आ जाएंगे इसमें। ठीक, क्लियर है कि 100 सरपंच आ गए, फिर 100 सरपंच आ गए तो फिर आप कैसे काम करेगा, ये ढंग से काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो ये है ना, कुछ को रखते हैं कि भाई मान लो इस बार ये वाला यहाँ के आएंगे, मान लो इस बार ये 3 के सरपंच हम इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 आ जाएंगे, एक्स ऑफिसियो मेंबर बन गए, बाकियों को नहीं रख रहे हैं। समझा क्या, नेक्स्ट साल इसको रख लिए, इनको रख लिए, इसको रख लिए। मतलब क्या हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई ये जो सरपंच, और देखो इधर पे ये सरपंच है ना, हर हर एक ग्राम पंचायत में होंगे ना। ये अभी क्या देखा हमने, ये एक्स ऑफिसियो मेंबर बन जाते हैं। समझा क्या, लेकिन याद रखना है कि हाउ एवर हर हर सरपंच बनेगा क्या, एवरी सरपंच होगा क्या, हर सरपंच इसका मेंबर बन जाएंगे, ऐसे में तो बहुत बड़ी काउंसिल हो जाएगी, ढंग से काम ही नहीं कर पाएगी, तो पार्लियामेंट हो गई फिर। ठीक है, और हमको तो भाई एग्जीक्यूटिव बॉडी चाहिए ना, एग्जीक्यूटिव बॉडी कम से कम रखी जाती है। तो एवरी सरपंच इज नॉट अ मेंबर एट द सेम टाइम। ठीक है, हर उसी समय में सारे के सारे सरपंच उसके मेंबर नहीं होते। तो फिर क्या अरेंजमेंट है, फिर देखो इधर पे क्या अरेंजमेंट। ठीक है, तो फिर कितने लोगों को, अब मान लो 100 गांव है तो कितने लोगों को आप यहाँ पर एक्स ऑफिसियो मेंबर बनाओगे। अब इनकी जो नंबर्स है ना, वो स्टेट फिक्स करेगा कि भाई कितने लोगों को हम चाहते हैं कि नंबर्स ये फिक्स्ड रहेगा। अब वो परसेंटेज वाइज फिक्स करें या फिर नंबर फिक्स करेंगे, ये सब स्टेट के ऊपर है। लेकिन वो ये करेगा कि भाई रोटेशन कर देगा, रोटेशन चालू कर देगा, रोटेशन बेसिस। मतलब इस साल ये कैसा, एनुअली, हर साल मान लो इस साल ये वाले सरपंच इधर इसका मेंबर बन रहा है, और अगले साल ये वाला सरपंच को बना दिया जाएगा। शुरू में मान लो पहले साल ये 3 जो सरपंच थे इनको हमने एंट्री दे दी थी इसमें, नेक्स्ट टाइम में भाई ये 2 को एंट्री दे दी। समझ में आ रहा है, तो ऐसे इसी को बोल रहे हैं हम, रोटेशन हो रहा है हर साल, हर साल ये वेरी कर रहे हैं। समझ में आ गया, तो ऐसे करके छोटी काउंसिल भी रहेगी और हम बेटर तरीके से कोऑर्डिनेट भी करेंगे। इसमें एक चीज और देखी थी हमने, चेयरपर्सन हमेशा कैसा होता था, डायरेक्ट होता था, इनडायरेक्ट होता था, ये होता था इनडायरेक्ट इलेक्ट। ठीक, एक चीज और देखी थी हमने कि भाई इसी में एमएलए, एमएलसी और एमपीस को भी हम इनका मेंबर बना सकते हैं ना, कैन बी अ मेंबर। समझा क्या, वो स्टेट के ऊपर है। समझा क्या, लेकिन ये इलेक्टेड नहीं होते, इनको हम बोलेंगे नॉमिनेटेड है, ये इनको नॉमिनेट किया गया है मीटिंग में बैठने के लिए। समझ में आ गई बात, पंचायत समिति क्लियर है, अभी फंक्शन नहीं देखा है अभी आपने किसी का भी, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट समझ रहे हो, फंक्शन तो बाद में देखेगा आदमी। क्लियर है ये बात, आगे क्लियर है तो आगे बढ़े पंचायत जिला परिषद में। अब देखो जिला परिषद,
जिला परिषद। ये अपर मोस्ट होगा कि नहीं होगा? अपर मोस्ट टीयर है ना ये, अपर मोस्ट टीयर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब इसमें भी देखा था कि मेंबर्स, अब इसमें भी वही चीज सेम प्रिंसिपल अप्लाई करो कि भाई इसमें भी 3 तरीके का स्ट्रक्चर है। एक होते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड, ये होता है इनडायरेक्टली इलेक्टेड, और ये होते थे एक्स ऑफिसियो। ठीक, एक्स ऑफिसियो कौन थे? जो पंचायत समिति से आ रहे हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड कौन है? ये चेयरपर्सन था। और ये डायरेक्टली इलेक्टेड कौन थे? ये मेंबर्स थे। ठीक, यही तो हमने देखा था। अब इनकी स्ट्रेंथ कितनी है? स्ट्रेंथ फिक्स होगी? नहीं, ये भी वेरी करती है। ठीक है, क्यों करती है आपको पता है, पॉपुलेशन चेंज होगी, एरिया बढ़ेगा घटेगा। ठीक, अब ये पंचायत समिति के ये एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं, ये तो आपको पता है। ठीक है, इसके अलावा अभी हमने देखा कि एमएलए, एमएलसी और एमपीज को मेंबर बनाया जा सकता है, कैन बी अ मेंबर, यस, उनको इस कमेटी का सदस्य बनाया जा सकता है, क्योंकि भाई उनके एरिया में ही तो काम करना है आपको, तो उनको भी तो पता होना चाहिए ढंग से आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या प्लानिंग चल रही है क्या नहीं चल रही है, ये सब हमको पता रहना चाहिए। समझ में आ गया? इसके अलावा क्या इसमें रिजर्वेशन क्राइटेरिया होता है? हाँ, रिजर्वेशन क्राइटेरिया तो फॉलो होगा ही होगा। समझा गया? ये भी हमने रिजर्वेशन वाले में समझा था। अब एक चीज ध्यान से समझ लो जो मैं बोल रहा हूँ, यहां तक अगर क्लियर है तो अब थोड़ा सा ध्यान से समझना एक बात। यहां पर हमने क्या बात की कि भाई 3 लेवल होते हैं। ठीक, एक तरफ लिख रहा हूं मेंबर्स, एक तरफ लिख रहा हूं चेयरपर्सन। रिजर्वेशन वाला जो कल पढ़ा था, क्योंकि आगे बढ़ने के पहले एक बार और क्लियर हो जाए आपको तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये कौन सा था? जिला। ये कौन सा है? ब्लॉक। और ये कौन सा है? विलेज। ठीक है, तीनों लेवल पर मेंबर्स में रिजर्वेशन होना जरूरी है क्या? रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी, यहां पर यस, रिजर्वेशन होना जरूरी है। समझ में आ गया? ऑल द लेवल, एट ऑल द लेवल, समझ में आ गया? मेंबर्स के लिए प्लस 1/3 सीट वुमेन्स के लिए। 1/3 ये है नॉट लेस देन, इससे कम नहीं, इससे कम हो ही नहीं सकती, नॉट लेस देन 1/3 सीट फॉर वुमेन, जो कि SC ST को इंक्लूड करेगी कि नहीं? हाँ, इंक्लूडिंग, एग्जाम्पल देखा था ना, SC ST वुमेन। ठीक है ना, SC ST की जो वुमेन होंगी उनके लिए इसमें इंक्लूड कर लिया गया। अब यहाँ पे देखो चेयरमैन लेवल पर, चेयरमैन लेवल पर इतना तो पता है कि 1/3 सीट वुमेन के लिए थी। देखा था ना, 1/3 सीट वुमेन के लिए रख दो। ठीक, जो कि SC ST की वुमेन को इंक्लूड कर लेगी। ठीक, अब बताओ SC और ST को, ठीक है, क्या चेयरमैन लेवल पर रिजर्वेशन दिया जाएगा? हाँ, यहां पर भी रिजर्वेशन दिया जाएगा, ऐसा बोल रहा है। यस, रिजर्वेशन तो दिया जाएगा, लेकिन एक बात बताओ, मान लो भाई, मान लेते हैं कि भाई यहां पर इसको लेते हैं, ये विलेज है। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे विलेज होंगे ना, इसके अंदर एक ब्लॉक के अंदर बहुत सारे विलेज होंगे। और वैसे ही एक ये है, मान लो ये जिला है, उसके अंदर इसको लेते हैं हम, ये ब्लॉक ब्लॉक, इस ब्लॉक का एक चेयरपर्सन होगा। हाँ, एक चेयरपर्सन होगा। ऐसे बहुत सारे ब्लॉक होंगे, उनका भी तो चेयरपर्सन होगा। तो क्या सारी चेयरपर्सन की सीट आप SC ST के लिए रिजर्व कर दोगे क्या? है ना, यहाँ पे भी हमने रिजर्व कर दी SC के लिए, कहाँ गया ब्लैक, ये यहाँ पर भी रिजर्व कर दिया SC के लिए, ST के लिए, SC ST के लिए, SC ST के लिए, SC ST के लिए। यहाँ पर भी SC ST वुमेन, SC ST वुमेन सबके लिए रिजर्व कर देंगे तो बचेगा क्या? तो इस पर्पस के लिए फिर क्या किया, देखो रिजर्वेशन तो देना है, ये तो पक्का है कि वुमेन को भी देना है, SC ST को भी देना है, बट कितनी सीट? मान लो ये वाली, ये वाली, ये वाली 3 सीट हमने रिजर्व कर दी SC ST के लिए। समझ में आ गया? देना है इतना तो क्लियर है, बट नंबर ऑफ सीट्स, कितनी सीट्स को रिजर्व करना है, ये डिपेंड करेगा किस पर? ये डिपेंड करता है स्टेट लॉ पर। समझा कि भाई कौन सी सीट्स को, क्यों ऐसा, क्यों नंबर ऑफ सीट क्यों ऐसे पूरी रख देते,
या फिर एक भी नहीं रखते, ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि भाई इसमें लिखा है भाई सीट जो रिजर्व होगी अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन होगी ना। याद करो, मान लो कि भाई ऐसे 100 गांव है, ये मान लो एक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 100 है। 100 में से मान लो कि 20 गांव SC ST के, तो 20 सीट रिजर्व करेंगे ना, 20 सीट रिजर्व कर दी। अब रिजर्व कर दोगे तो क्या वही गांव हमेशा उसी में सिर्फ SC ST के लोग ही रहेंगे? नहीं, इसको क्या करते हैं हम, रोटेशन बेसिस पे करते हैं, रोटेशन बेसिस लगा देते कि भाई इस बार इस वाले गांव का पंच सरपंच जो होगा वो SC ST का होगा, तो अगली बार इस बार गांव का SC ST होगा, ये वाला जनरल वाला हो जाएगा। समझ में आ गया? तो भाई ये रोटेशन बेसिस पे रखते हैं, इतना याद रख लेना रिजर्वेशन का क्राइटेरिया कैसा है। और ये पता है बैकवर्ड क्लास के लिए चाहे चेयरमैन हो या फिर मेंबर लेवल पर हो, इसके लिए रिजर्वेशन का स्टेट के ऊपर है, रिजर्वेशन स्टेट के ऊपर है, देना है तो दे सकता है, नहीं देना है तो नहीं दे सकता। समझ में गया? इसके लिए रिजर्वेशन दिया नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, छोड़ दिया स्टेट के ऊपर। लेकिन SC ST और वुमेन के लिए तो रिजर्वेशन है, मेंबर्स में तो हर लेवल पर देना ही है, होगा ही, रिजर्व सीट होगी होगी। समझ में गया? लेकिन यहाँ पर बताया ना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी देना जरूरी है। कैसे देना है? अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन के आधार पे ही रिजर्वेशन देना है, बट उसको रोटेशन बेसिस पे रखते हैं ताकि भाई बाद में गड़बड़ी ना हो। इतना क्लियर है यहां तक? बताओ, पक्का? हाँ ठीक है।